कि इस बंपर जीत में दिल्ली बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का भी बड़ा रोल है। दिल्ली में बीजेपी ने किस रणनीति पर काम करके बंपर जीत हासिल की, इस जीत को कैसे देखा जा रहा है, आगे क्या चैलेंजेस हैं, बताने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन साहब, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि नतीजे आए, रात कैसी गुजरी, करवटें बदलते हुए। कई बार बहुत बड़ी जीत हो, बड़ी खुशखबरी हो तो भी नींद नहीं आती। नहीं, मेरी रात तो नॉर्मल गुजरती है। मैं तो चुनाव के कैंपेन में भी कभी कोई टेंशन नहीं रखता और अब तो कोई टेंशन का कोई कारण भी नहीं था। मैं अच्छी तरह से सोता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नतीजों को कैसे देखा आपने? आपने कैसे इंटरप्रेट किया? नतीजों को इंटरप्रेट इस तरह से कर रहे हैं कि देश के लोगों ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो ईमानदारी से काम किया भारत के लोगों के लिए, मन से किया, हृदय से किया, अपनी आत्मा से किया और सब क्षेत्रों के लिए किया, सब जिसे कहते हैं सब समाज जीवन के क्षेत्रों के लिए किया, सारे देश के हर हिस्से के लिए किया। लोगों को उसके लाभ भी हुए, करोड़ों लाभार्थी देश के अंदर उसके नजर आते हैं और सारे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सच्चाई है उसको अप्रिशिएट किया और वो डेस्परेट थे कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैंने जमीन पे देखा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता से भी कई जगह पर नॉर्मल आदमी और खासकर गरीब आदमी जो सड़क पे रहता है जी, उसके मन में नरेंद्र मोदी जी को वापस लाने के लिए बहुत बड़ा सेंटीमेंट था। इन नतीजों में भी बेगूसराय, भोपाल और अमेठी की जीत के क्या निहितार्थ हैं डॉक्टर साहब? मायने बड़े स्पष्ट हैं। देखिए, अमेठी की आप बात करें तो अमेठी में तो मैंने देखा अमेठी के लोग वास्तव में बड़े जागरूक हैं। मैं 1977 में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, 4th ईयर का स्टूडेंट था और जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर मैं अमेठी और रायबरेली में भी कैंपेन करने गया था और मैंने देखा कि लोगों में इतनी जागरूकता थी। उस समय उन लोगों ने संजय जी को और इंदिरा जी को भी हरा दिया था और अभी यहाँ अमेठी में लोग अगर ये 2019 में समझें कि कोई काम किए बगैर केवल बपौती के नाते कोई कंस्टिट्यूएंसी को हम लेकर चलेंगे तो वो हमेशा जो है हमारे साथ जुड़ी रहेगी, तो वो संभव नहीं है। अमेठी के लोग बड़े विचार के अंदर और खासकर नौजवानों को मैंने उस समय देखा कि वो बड़े एग्रेसिव और बड़े क्रांतिकारी भी थे और मुझे लगता है कि उन्होंने अभी देखा कि ना तो उनके प्रतिनिधि ने कुछ उनके लिए किया और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग कर रहे थे उनके खिलाफ झूठे लांछन लगाते रहे, भविष्य के लिए कोई योजना नहीं प्लान की, कोई विजन नहीं दिया और एक ही झूठ की राजनीति करते रहे। दूसरी तरफ एक ऐसी कैंडिडेट थी जो हारने के बाद भी उनके लिए उनके दुख सुख की साथी बनी रही। तो मैसेज बड़ा स्पष्ट था कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े परिवार से हों, देश की जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपने बेगूसराय की बात की है, वहां तो सीधे सीधे देखिए चुनाव एक प्रखर राष्ट्रवादी और एक ऐसे नौजवान के बीच में था जो एक भले ही बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन गया, लेकिन शायद देशभक्ति क्या होती है, राष्ट्रीय धर्म क्या होता है, देश के लिए किस तरह जीना मरना चाहिए वो भूल गया था। तो लोगों ने सीधे सीधे जो राष्ट्रवाद के लिए, प्रखर राष्ट्रवाद के जो एक तरह से सही प्रवक्ता थे, उनको अपना आशीर्वाद दिया। तो मैसेज तो सब में बड़ा स्पष्ट है। जो भोपाल की बात आपने की है, भोपाल में भी आपने देखा कि किस प्रकार से एक वो सिंबॉलिक चुनाव था जहां हिंदुओं को भी बदनाम करने की कोशिश पिछली सरकार में की गई और ऐसे लोगों के द्वारा की गई कि
हिंदुओं को भी टेररिस्ट बना दिया गया और साथ में भगवा आतंकवाद जैसा एक नया कंसेप्ट जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके बारे में हिंदू समाज का अपमान किया गया। मैं समझता हूं कि एक सिंबॉलिक जो आचरण था पिछली सरकार के कुछ लोगों का, उसके खिलाफ वो चुनाव था। यद्यपि जो भाजपा की कैंडिडेट के द्वारा जो बयान दिया गया उसको वो ऑब्जेक्शनेबल बयान था, उसके बारे में तो यूनिवर्सल मैं समझता हूं कि उसको कंडेम किया गया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तो माफ नहीं कर पाऊंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। जो राष्ट्रवाद है, सच्चाई है, ईमानदारी है, मेहनत है, कमिटमेंट है, ये सारी चीजें प्रिवेल करेंगी। बाकी जो झूठ की राजनीति है, ये जो स्यूडो सेकुलरिज्म की राजनीति है, इसको लोग समझ गए हैं अब। असल में आप लोग ये कहते रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हुई है और इसी को आप स्यूडो सेकुलरिज्म कहते हैं। लेकिन उधर असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है कि आप लोगों ने हिंदू कार्ड खेला और वो कार्ड चल गया। देखिए, अब ये दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन सबका साथ सबका विकास, इसको हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत गहराई से फॉलो किया है। देखिए, ये एक इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार जो है वो समाज के एक पर्टिकुलर वर्ग का है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी तकलीफ में है, जो भी विपन्न है, जो भी गरीब है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके ऊपर उसका अधिकार सबसे पहले है। इसलिए सबका साथ सबका विकास और ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई, उनका लाभ सभी लोगों को देश के अंदर मिला, सभी वर्गों के लोगों को मिला। तो बड़ा स्पष्ट है कि असली सेकुलर तो हम हैं, वो सारे लोग नकली सेकुलर हैं, जो सेकुलरिज्म का मतलब उनके लिए वोट बैंक है, वोट बैंक की राजनीति है, अपीजमेंट है। हमारे लिए सबके लिए न्याय और किसी का भी जो है तुष्टीकरण नहीं, ये हमारे लिए राजनीति का बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो ये जो आपके टी शर्ट पर लिखा हुआ है कीप काम एंड ट्रस्ट नमो, ये किसके लिए लिखा हुआ है? अब ये सभी के लिए है। मैसेज तो कोई भी ले सकता है, हमारा अपना कार्यकर्ता भी ले सकता है, दूसरे लोग भी ले सकते हैं, देश का हर नागरिक ले सकता है। आज प्रधानमंत्री जो है वो, आप जानते हैं कि 2014 में वो इस देश के सपनों का प्रतीक बने थे। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द होल इंडिया। और उन्होंने उन सपनों को साकार करने के लिए 5 साल बहुत मेहनत से काम किया। अब एक नया भारत डिलीवर करने का सपना वो पालकर सारे देश को चौकीदार अपने साथ बनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। तो हमारा यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करिए, धैर्य रखिए, न्यू इंडिया भी आएगा, विश्वगुरु भारत भी आएगा और इस देश की 70 साल की जो अनसुलझी समस्याएं उनका समाधान भी होगा। तो आपका जो एक मिनिस्टर के तौर पर ये वाला स्टिंट रहा है, इसकी सबसे बड़ी आपको संतोष देने वाली कामयाबी आपको कौन सी लगती है? और फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ये आपने देखी है, दिल्ली के लोग प्रदूषण से त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के प्रदूषण की दृष्टि से हमने खाली दिल्ली का प्रदूषण नहीं, अभी एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये देश के 102 शहरों के लिए, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, इसको लॉन्च किया है। करीब आने वाले 2 सालों में 300 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होने वाला है। बहुत इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। वो सारे शहर जहां पिछले 5 साल में PM10 का लेवल जो डिजायरेबल लेवल से ऊपर रहा है, इन शहरों को हमने इसमें शामिल किया है। वहां सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सभी जो रेलेवेंट संस्थाएं हो सकती हैं, सरकार है, कॉरपोरेशन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकार है, कॉरपोरेशन है,
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज है, सबके साथ मिलकर जो है स्पेसिफिक टू दैट सिटी जो है स्ट्रैटेजीज बनाकर उस पर काम हो रहा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, जितने वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं हमने सारे मॉडिफाई किए हैं, डस्ट मिटिगेशन के रूल्स को मॉडिफाई किया, और दिल्ली के अंदर तो हमने बड़ा एग्रेसिवली दिल्ली सरकार को भी जोड़कर और बड़े कैंपेन किए। 50-50 टीम्स जो है हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लगती थी, और हम जहां जहां भी इसके पॉल्यूशन के लिए जो कारक होते थे उनको डायरेक्टली जो है ढूंढकर उनके ऊपर एक्शन करने के लिए सिस्टम को एक्टिवेट करते थे। जो पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जो पराली बर्निंग होती थी उसके फायर के इंसिडेंसेस बहुत कम हुए। हमने साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से उसके लिए फार्म इम्प्लीमेंट्स बनाए, उनको सब्सिडी पर वहां के किसानों को जो है पिछले 1-2 सालों के अंदर हमने बंटवाया है। अपनी हमारी नीरी की जो लेबोरेटरी है जो CSIR की, उसके माध्यम से हमने वायु नाम के उपकरण बनवाए हैं जो दिल्ली में कम से कम 4.5 दर्जन जगहों पे हम लोगों ने लगवाए। हम तो बहुत एग्रेसिवली इसके लिए, जबकि हमारा काम पॉलिसी बनाना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम लगातार ये काम कर रहे हैं। साथ में ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट जो कि सोसाइटल मूवमेंट है, लोगों को क्या कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं पॉल्यूशन इत्यादि या जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारा ग्रीन गुड डीड्स का मूवमेंट जो है इसको यूनाइटेड नेशंस ने भी स्वीकार किया है। इसको हमारे मूवमेंट को जो ब्रिक्स नेशंस ने भी स्वीकार किया है। अभी जो एनवायरनमेंट में हम लोगों ने काम किया उसके कारण प्रधानमंत्री जी को यूनाइटेड नेशंस का अर्थ केयर अवार्ड जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मिला। अभी इस वर्ष जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया में 100 लीडर्स चुने गए जिन्होंने की कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का भी नाम चुना गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमने कोशिश की है और फिर इसका परिणाम यह है, अब इसमें हरित दिवाली और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स हैं जो हमने एग्रेसिवली किया है, और उसी का परिणाम यह है कि 2016 और 2017 और 2018 इनमें लगातार जो हमारे गुड डेज है उनका नंबर बढ़ रहा है और जो बैड डेज है उनका नंबर घट रहा है, यानी परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो दिल्ली सरकार है इसको इसमें और ज्यादा गंभीरता से पहल करने की जरूरत है। वहां से जिस प्रकार की हमें सपोर्ट की उम्मीद थी उस तरह का ध्यान दिल्ली सरकार का इस विषय पर नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय इसको विषय को बहुत गंभीरता से लगातार ले रहा है और जितना भी उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो जो काम हो सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं, करेंगे आगे भी, और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले वर्षों में दिल्ली की और देश के दूसरे शहरों की एयर क्वालिटी को हम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वक्त निकाला आपने। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हाजिर होते हैं।